हेलो, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? क्यों न क्लास प्रारंभ करने से पहले एक प्यारी सी शेरो शायरी हो जाए। गौर फरमाइएगा। तुम जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना थी तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्यों दोस्तों, दिमाग हो गया ना फ्रेश? अब अपने दिमाग से हर टेंशन को हटा दीजिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाइए और अपना पूरा जो दिमाग का जो सेंटर होता है वो इस व्हाइट बोर्ड पे लगा दीजिए। क्लियर? और प्रश्नों के सिलसिला को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कल हमने क्वेश्चनों का डबल सेंचुरी क्रॉस किया, यानी कि 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। आज 201 नंबर से प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए क्लास को पूरा देखिए। किसी लाइन में प्रवाहित हो रहे हाई वोल्टेज को मापने के लिए संभवतः किस किस्म के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? अब ध्यान से सुनना, मैं पूरा डायग्राम बना के पूरे तसल्ली से आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, ये किस चीज का डायग्राम है? जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये डायग्राम किस चीज का था। क्लियर? ये डायग्राम तैयार किया जा रहा है एक टावर लाइन की। इस प्रकार से हो गया, और यानी कि एक टावर लाइन में डबल लाइन और ट्रिपल लाइन भी निकाली जा सकती है। तो हम ऐसा एक टावर का डिजाइन करेंगे जो डबल लाइन वाली हो। ये हो गया डिजाइन एक टावर लाइन की। क्लियर? ये हो गई दोस्तों। ये हमारी एक टावर लाइन का निर्माण हो गया। इस प्रकार से ये टावर लाइन है। इसमें यहाँ पे होगा इंसुलेटर, इसमें भी इस साइड यहाँ पे होगी इंसुलेटर। इसी प्रकार से इंसुलेटर हमारी यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। इसी इंसुलेटर के माध्यम से वायर इस पे ले जाया जाता है। देखिएगा, पहली वायर हमारी यहाँ से गुजरेगी, दूसरी वायर हमारी यहाँ से गुजरेगी। क्लियर? ये डबल लाइन है, यानी कि डबल डबल वायर जाएगी। ये दूसरी वायर हो गई। इसी प्रकार से इस पे भी वायर डबल जाएगी, यानी कि इस पे हाई वोल्टेज का पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस पे 220 किलो वोल्ट की पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा है। क्लियर? इतने हाई वोल्टेज को मापने के लिए किस किस्म के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाएगा? दोस्तों, वास्तव में ट्रांसफार्मर कभी वोल्टेज को नहीं मापता। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसा है? ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये कुल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव, और विभव किसको कहते हैं? वोल्टेज को। यानी कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी साइड पे कॉइल की संख्या कम हो, वाइंडिंग की संख्या कम हो, और उसके सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग की संख्या प्राइमरी साइड में कॉइल की संख्या अधिक और सेकेंडरी में कम हो। यानी कि ऐसा किसमें होता है? तो ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, यानी कि ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। समझिएगा, ये जो हमारी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होती है ये स्टेप डाउन प्रकार की ट्रांसफार्मर होती है। अब इसके जो प्राइमरी साइड में वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज होगा। इस हाई वोल्टेज को किससे मापना है हमें? तो लिखिएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज मीटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज मीटर।
ये क्या करता है, ये 220 किलो वोल्ट तक की पावर को बिल्कुल आसानी से माप सकता है। क्लियर, बिल्कुल आसानी से। देखिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि जिसकी द्वितीयक तरफ कॉइल की संख्या अधिक हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉइल की संख्या हमेशा कम होती है। जिसमें कॉइल की संख्या एक समान हो ऐसा भी नहीं हो सकता। उच्चायक ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक तरफ कॉइल की संख्या अधिक हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि जिसके प्राइमरी तरफ वाइंडिंग की संख्या अधिक हो वही हाई वोल्टेज होगा। और उस हाई वोल्टेज को किस वोल्टमीटर से मापेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज मीटर से हम माप सकते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये कह दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज मीटर का प्रयोग हम कितने वोल्टेज तक को मापने के लिए कर सकते हैं, तो आप लिखेगा 220 किलो वोल्ट तक के हम वोल्टेज को आसानी से माप सकते हैं। और हाँ, आप ये भी ध्यान रखना, ये एक प्रकार का ऐसा वोल्टेज मीटर है जो एसी वोल्टेज और डीसी दोनों प्रकार के वोल्टेज को ये माप सकता है। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्र में लागत के अनुसार दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों अगर हम इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट हम अगर पता कर लें तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखिएगा हम इसका स्टार्टिंग कॉस्ट जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब ये पावर जनरेशन केंद्र का स्थापना किया जाता है तो किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला बांध, इसके बाद हमें हेड रेस, फिर हमें टेल रेस, इसके बाद दोस्तों इसके बाद आती है पेन स्टॉक, फिर आता है सर्ज टैंक, इस सर्ज टैंक के बाद आती है स्लाइस गेट, फिर आता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के बाद आती है जनरेटर, जी टरबाइन, इसके बाद आती है टरबाइन। और सबसे बड़ी लागत कहां आती है? इसके अलावा जो सबसे बड़ी लागत है वो पावर केंद्र बनाने में, उत्पादन केंद्र या पावर केंद्र बनाने में। ये तो सब इसकी स्टार्टिंग लागत है। कैसी? ये स्टार्टिंग लागत है। यानी कि जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन केंद्र का स्थापना करते हैं तो हमें इतने चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा भी होती है, लेकिन वो छोटे मोटे चीज है, उस पर हमें इतना फोकस नहीं करना। अब देखिएगा जब ये चालू हो जाते हैं तो रनिंग लागत कौन कौन सी है। यानी कि जब ये विद्युत उत्पादन केंद्र स्टार्ट हो जाती है, करंट पावर जनरेट करना ये प्रारंभ कर देती है, उस वक्त इसको किस चीज की जरूरत होती है? तो लिखेगा पानी। किसकी? पानी की। अब बताइए इसका स्टार्टिंग लागत अधिक है या रनिंग लागत अधिक है? स्टार्टिंग में क्या क्या लगेगा और रनिंग में क्या क्या लगेगा सब आपके सामने है। यहां से आप आंकड़ा लगा सकते हैं जो इसका प्रारंभिक लागत होता है वो बहुत अधिक होता है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि परिचालन लागत और आरंभिक लागत दोनों कम है। बिल्कुल गलत बात है। परिचालन लागत कम, आरंभिक लागत अधिक। हमें तो आरंभिक लागत अधिक मिला है, यह भी ऑप्शन गलत। परिचालन लागत अधिक, आरंभिक लागत अधिक नहीं, आरंभिक लागत तो अधिक है लेकिन परिचालन लागत कम है। परिचालन लागत कम, आरंभिक लागत अधिक, यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि जब इस प्लांट को स्थापित किया जाता है उस वक्त जो कॉस्ट आती है वो बहुत अधिक है और जो रनिंग में है वो कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि रनिंग में केवल क्या चाहिए? पानी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो सबसे कम कहां है? रनिंग में लागत कम होगी और स्टार्टिंग में सबसे अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 203।
सीरीज युक्त ओम मीटर, सीरीज युक्त ओम मीटर में शून्य और अनंत चिन्हों की मार्किंग कैसी होती है? दोस्तों मीटर दो प्रकार के होते हैं ओम मीटर, एक तो सीरीज, एक समांतर। क्लियर? अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये हमसे पूछ रहा है एनालॉग प्रकार के या फिर डिजिटल प्रकार के। तो ध्यान देना, जो डिजिटल प्रकार का ओम मीटर ही नहीं, कोई सा भी मीटर हो, अगर डिजिटल प्रकार का है तो उसमें कभी भी ये नहीं पूछेगा कि जीरो किस साइड लिखा होगा, अनंत किस साइड लिखा होगा, क्योंकि डिजिटल प्रकार के जो मीटर होते हैं उनके डिस्प्ले में डायरेक्ट वो नंबर, वो वैल्यू शो होती है, उस पे लिखा नहीं होता किसी तरफ, वो वैल्यू शो होती है। लेकिन जो एनालॉग प्रकार के होते हैं, देखिए जो ओम मीटर हैं, ओम मीटर ये कुल दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार के? कुल दो प्रकार के। पहला तो सीरीज ओम मीटर और दूसरा समांतर ओम मीटर। क्लियर है? इसके अलावा इसमें भी देखिए सीरीज और समांतर ओम मीटर हो गया। अब डिजिटल या फिर ओम मीटर, ये भी दो प्रकार के होंगे। पहला तो एनालॉग प्रकार का, एनालॉग, और दूसरा जो होगा वो डिजिटल प्रकार का। तो हमें केवल डिजिटल नहीं, हमें एनालॉग प्रकार के बारे में पूछा गया है। तो देखिए जो सीरीज युक्त ओम मीटर होता है, इसके डिस्प्ले में दोस्तों इस प्रकार से एक स्केल बनी होती है और इस स्केल के बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है। क्लियर? अब देखिएगा ये जो स्केल है यहाँ पे नंबरिंग लिखा होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। अब देखिए इस तरफ लिखा होगा 0, क्या? इस तरफ 0 ओम और इस तरफ अनंत ओम। ये किस प्रकार का ओम मीटर है? तो लिखेगा ये सीरीज प्रकार का है। कैसा? ये सीरीज प्रकार का ओम मीटर है। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे ऐसा पूछ दे, यहां पे दोस्तों पॉइंटर होगा एक, ये मान लीजिए कि पॉइंटर है, ठीक है, यहां पे लिखा होगा 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम और 25 ओम। इसी प्रकार से यहां पे भी एक स्केल होगी ऐसे, और इस पे भी नंबरिंग किया हुआ होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से ये नंबरिंग किया हुआ होगा। अब आपको कैसे पहचान करना है कि कौन सी मीटर किस प्रकार की है? अब इसमें अनंत इस तरफ होगा, अनंत ओम, और यहाँ होगी 0 ओम। यहाँ पे बीचों बीच पॉइंटर होगा और ये जो पॉइंटर है इस पॉइंटर का एक डायरेक्शन होगा। मान लीजिए ये पॉइंटर यहाँ पे है, इसमें भी इसी प्रकार से 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम और 25 ओम और 30 ओम, इस प्रकार से लिखा होगा। तो ये होगा दोस्तों समांतर, क्या? ये समांतर ओम मीटर, समांतर प्रकार का ओम मीटर, ये सीरीज प्रकार का ओम मीटर। तो आप देख लीजिए, अगर आप इस ओम मीटर के सामने खड़े होते हैं तो आपके हाथ के जो राइट साइड में 0 लिखा होगा और लेफ्ट साइड में अनंत लिखा होगा वो सीरीज प्रकार का होगा, और जस्ट इसका उल्टा जो होगा वो समांतर प्रकार का होगा। अब देखिएगा ऑप्शन का मिलान कीजिए कि सीरीज युक्त यानी कि शून्य बायां तरफ, अनंत दायां तरफ, ये समांतर में होगा। अनंत तथा शून्य दोनों दायां तरफ, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों केंद्र में, क्या केंद्र में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल गलत। शून्य दायां तरफ, अनंत बायां तरफ, यानी कि शून्य राइट साइड में है और अनंत लेफ्ट साइड में है। और ये देखिए ऐसा इसमें है। ये कौन सा है? सीरीज प्रकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों दोस्तों? बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज आपको समझ में आएगी, हर छोटे से छोटे पॉइंट को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बस आप सारे क्वेश्चनों को देखते रहिए।
क्लियर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्वाइल से होकर प्रवाहित होते हुए करंट द्वारा बना फ्लक्स में ईएमएफ प्रेरित होता है। यानी कि प्राथमिक कॉइल से होकर करंट प्रवाहित हो रही है, उस करंट के द्वारा फ्लक्स का उत्पादन हो रहा है। वो फ्लक्स कौन कौन से कॉइल में ईएमएफ जनरेट करेगा? सिंपल सी कहानी है। देखिए ट्रांसफार्मर, मान लीजिए ट्रांसफार्मर का ये कोर है, क्लियर, ये क्या है? ट्रांसफार्मर का कोर, बहुत सारी पत्तियों को मिलाकर एक कोर का निर्माण कर दिया गया। अब ये है दोस्तों कोर, इस पे अपन को क्या करना है? तो इसमें अपने को वाइंडिंग करनी है, इस प्रकार से वाइंडिंग करना है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। अब मैं इसको फेज और न्यूट्रल देता हूं सप्लाई के रूप में, तो इसमें क्या जनरेट होता है? फ्लक्स जनरेट होता है। और ये फ्लक्स क्या करेगा? यही फ्लक्स सेकेंडरी में भी चला जाएगा। किस माध्यम से? इस कोर के माध्यम से, क्लियर। ये जो कोर है बीच में, इसी कोर के माध्यम से जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इसी कोर के माध्यम में सेकेंडरी कॉइल में भी चली जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसका सही आंसर दीजिए कि केवल प्राथमिक कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं, अगर प्राइमरी में दिए तो प्राइमरी में तो हमारी ईएमएफ जनरेट होगी ही, लेकिन सेकेंडरी में भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, क्लियर है। तो केवल कोर में जनरेट होगा ईएमएफ, ये भी गलत बात है। कोर में जनरेट क्या होगा? मात्र द्वितीयक कॉइल में? ऐसा भी नहीं, प्राथमिक कॉइल और द्वितीयक कॉइल दोनों में ईएमएफ प्रेरित होगा। प्रेरित का मतलब होता है दोस्तों उत्पन्न, इसका क्या मतलब होगा? उत्पन्न होना, जनरेट होना, इंड्यूस्ड होना, ये मतलब होता है प्रेरित का। यानी कि जो ईएमएफ है वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में इंड्यूस्ड हो रहा है, दोनों में प्रेरित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर का। किसी ट्रांसफार्मर कोर को पटलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब समझना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट अगर समझ में आ गया तो ये मान लीजिए ये क्या है? एक कोर है, ऐसा मान के चलना है ये एक लोहे का टुकड़ा है। क्या है ये? लोहे का ये टुकड़ा है। अगर इस टुकड़े को मैं एक वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूं, क्लियर, और इस वायर में दोस्तों मैं यहां पे करंट आई प्रवाहित कराता हूं। सुनना मेरी बात को, ये क्या है? एक कोर है लोहे का। इस लोहे के कोर को मैं किसी वायर के साथ बांध देता हूं, और बांधने के बाद इस वायर में मैं धारा प्रवाहित कराता हूं। इसमें क्या? इसमें धारा प्रवाहित मैं कराता हूं, तो करंट प्रवाहित होने लगेगा, क्लियर। करंट जब इसमें प्रवाहित होगा तो इस करंट को फ्लो होने से कौन रोकेगा? प्रतिरोध। ध्यान देना, इसको फ्लो होने से कौन रोकेगी? वो है प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। केवल इस चीज को पकड़ के रखो। अब मैं करता हूं कि इस वायर को मैं हटा देता हूं, इस वायर को हटा दूंगा, फिर इस वायर को मैं हटा देता हूं। हटाने के बाद क्या करता हूं? अब इस लोहे के टुकड़े को उठाकर मैं ऐसे जगह ले जाता हूं जहां पे चुंबकीय रेखाएं हैं, क्लियर। जहां पे क्या है? चुंबकीय रेखाएं। मान के चलिए ये है चुंबकीय रेखाएं, इस प्रकार से हैं चुंबकीय रेखाएं। इस चुंबकीय रेखाओं के बीचों बीच मैं इस लोहे के टुकड़े को रख देता हूं। फिर क्या होगा? फिर होगा कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो चुंबकीय रेखाएं इस लोहे के आर पार गति करना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन ये लोहा, इस लोहे के अंदर प्रतिष्ठंभ उपस्थित है। क्या है? प्रतिष्ठंभ। ये प्रतिष्ठंभ क्या करेगा? जो चुंबकीय रेखाएं हैं उन चुंबकीय रेखाओं को गति करने से रोकेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें प्रतिरोध भी है, इसी लोहे के टुकड़े में प्रतिरोध भी है और प्रतिष्ठंभ भी है। अब ये कितना दोस्तों, कितना होशियार है कि जब, कितना समझदार है कि जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो केवल करंट को रोकने का काम कौन करेगा? प्रतिरोध। प्रतिष्ठंभ कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब करंट को हटा के चुंबकीय लाइनों को, यानी कि चुंबकीय रेखाओं को इसमें जब प्रवाहित कराएंगे तो प्रतिरोध कुछ नहीं करेगा, प्रतिष्ठंभ रोकेगा। इसका मतलब कि लोहे के टुकड़े में दोनों पहले से ही विद्यमान है। यह बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस जो
जो हमारी चुंबकीय लाइन है, इन चुंबकीय लाइनों को रोकने का काम ये प्रतिष्ठंभ कर रही है। हम ऐसा क्या करें कि ये जो प्रतिष्ठंभ है ये कम हो जाए, चुंबकीय लाइनों को रोके ना, आसानी से उसे प्रवाहित होने दें। तो इसके लिए हम इस लोहे के टुकड़े को लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट का मतलब बोले तो दोस्तों इस पे एक लेप चढ़ा देते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी ट्रांसफार्मर कोर को पटलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोर के रिलक्टेंस को कम करना। बिल्कुल, प्रतिष्ठंभ को इंग्लिश में कहा जाता है रिलक्टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलक्टेंस, हिंदी में है प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ क्या करता है? अब दोबारा एक बार सुनिए, ये लोहे का टुकड़ा है, इस टुकड़े में अगर करंट प्रवाहित कराते हैं, सबसे पहली बात कि लोहे का टुकड़ा, इस पे प्रतिष्ठंभ भी है, रेजिस्टेंस भी है। जब हम इसमें करंट प्रवाह कराते हैं तो प्रतिष्ठंभ कुछ नहीं करता, रेजिस्टेंस प्रवाह को रोकता है। जब चुंबकीय रेखाओं को आप प्रवाहित कराते हैं तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं करता, प्रतिष्ठंभ उसको रोकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो प्रतिष्ठंभ है ये कम हो जाए या समाप्त हो जाए, तो इसके लिए हमें कोर को, ये जो लोहे का कोर है इसको हम पटलित कर देते हैं, मतलब कि इस पे लेपन चढ़ा देते हैं, और यही क्रिया रिलक्टेंस को समाप्त कर देती है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी भी डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से हमेशा कम होता है, वजह क्या है? ध्यान दीजिएगा, वजह क्या है दोस्तों? आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क में एक चीज कॉमन है, क्या? टॉर्क। लिखिएगा, ये टॉर्क कॉमन है, यानी कि ये आर्मेचर में भी है और शाफ्ट में भी है। अब ध्यान देना, शाफ्ट क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। क्लियर? शाफ्ट क्या है? तो आप लिखिएगा, शाफ्ट एक प्रकार का पदार्थ होता है। और दोस्तों पदार्थ कोई सा भी हो, उसका वजन होता है, उसका एक आकार होता है, उसकी एक लंबाई होती है। ये तो शाफ्ट की कहानी हो गई। अब आर्मेचर टॉर्क को पकड़िए। टॉर्क कोई पदार्थ नहीं होता, टॉर्क एक प्रभाव है। लिखेगा, ये जो टॉर्क है ना दोस्तों, टॉर्क क्या होता है? लिखेगा, टॉर्क एक प्रकार का प्रभाव है, ये कोई पदार्थ नहीं है। और पदार्थ नहीं है इसका मतलब इसका कोई आकार भी नहीं होगा, इसका कोई वजन भी नहीं होगा, इसका कोई लंबाई भी नहीं होगी, यानी कि ये वजन लेस है, इसका कोई वजन नहीं है। अगर किसी चीज का वजन नहीं है तो वो किसी पदार्थ से हाई स्पीड में वो गति कर सकता है। क्लियर? अगर किसी चीज का, अगर कोई ऐसा चीज है जिसका कोई वजन नहीं है, तो वो हाई स्पीड से गति कर सकता है किसी पदार्थ के मामले में, किसी पदार्थ के तुलनात्मक रूप से। इसलिए देखिए, जो आर्मेचर टॉर्क है ये हमेशा अधिक होता है शाफ्ट टॉर्क से। शाफ्ट एक पदार्थ है, इसका एक वजन होगा। ये मान के चलिए, ये एक शाफ्ट है, ये क्या है? मोटर का एक गोले आकार का शाफ्ट है। इस शाफ्ट में आर्मेचर टॉर्क लगाया जाता है। मान लीजिए कि इसमें आर्मेचर टॉर्क, इसमें मैं 50 न्यूटन का, कितना? 50 न्यूटन का आर्मेचर टॉर्क लगाता हूं। लेकिन इसमें ये जो रोटर है, हमारी जो शाफ्ट है, ये ऐसा मान के चलता है कि मुझमें केवल 45 न्यूटन का ही टॉर्क लगाया जा रहा है। ये ऐसा क्यों मानता है? क्योंकि ये 45 न्यूटन टॉर्क के बराबर ये घूम रहा है, बाकी 5 न्यूटन का टॉर्क कहां गया? वो दोस्तों इस रोटर को घुमाने में खर्च हो गया। किसको? इस रोटर को, इस शाफ्ट को घुमाने में खर्च हो गया, जो हमारे काम नहीं आया। उस टॉर्क को लॉस्ट टॉर्क के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कि इसमें आरोपित तो 50 न्यूटन का टॉर्क किया जा रहा है, लेकिन 45 न्यूटन के टॉर्क के बराबर ये शाफ्ट घूम रही है, क्योंकि शाफ्ट का वजन है, ये वजन को लेके घूम रही है। लेकिन जो आर्मेचर टॉर्क है ये वजन लेस है, इसका कोई वजन ही नहीं है। हवा का कोई वजन होता है? हवा कितनी स्पीड से चलती है? क्लियर? आप समझ गए होंगे, ये उम्मीद करता हूं दोस्तों। इसीलिए जो आर्मेचर टॉर्क है वो सॉफ्ट टॉर्क से हमेशा कम होता है। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने इस एरो को इस टेंजेंटिकल रूप में दिखाया है। क्यों?
इसका एक वजह है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये क्या है, मेरा हाथ। अगर इस हाथ को मैं इस तरफ पलटाना चाहता हूं, तो मैं अगर सीधा फोर्स लगाऊंगा ऊपर से, तो क्या हाथ ये पलटेगी? या तो नीचे जाएगी या तो यहीं पे रहेगी। लेकिन अगर इसे मुझे घुमाना है तो क्या करना होगा, टेंजेंटिकल फोर्स लगाना होगा। इसका मतलब कि तिरछा फोर्स। अगर मैं इसके कोने में फोर्स लगाता हूं तो ये हाथ घूम जाएगी, फिर कोने में लगाऊंगा फिर ये घूम जाएगी। जस्ट इसी प्रकार शाफ्ट होता है। इसमें जो आर्मेचर से जो टॉर्क आती है, इस टॉर्क को इसको तिरछा आकार में डाला जाता है इस शाफ्ट में, ताकि शाफ्ट घूम सके। इसलिए ये जो एरो का निशान है इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि किसी मोटर या जनरेटर में टॉर्क कहां पैदा होता है, तो आप लिखेगा टॉर्क हमेशा आर्मेचर में पैदा होता है। कहां पे? टॉर्क हमेशा आर्मेचर में पैदा होता है। फिर पैदा हुए टॉर्क को हम शाफ्ट में डालते हैं ताकि मोटर का जो रोटर है वो घूम सके और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल सके। तो इसका जो सही आंसर है देखिएगा, रोटेशन लॉस इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से हमेशा कम होता है। वजह क्या है? रोटेशन लॉस, यानी कि इसको घुमाने में जो खर्च हो गया। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। ऐसा जनरेटर जो पावर डिलीवर कर रही है, उसमें वोल्टेज को अधिक से अधिक करने का सही तरीका हो सकता है। वो सही तरीका क्या है? हम सबको पता है दोस्तों सही तरीका क्या है। एक फॉर्मूला होता है E बराबर 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A। अब इसमें देखना दोस्तों ये E क्या है? इसमें E है कि ये जो जनरेटर है, ये जो जनरेटर पावर जनरेट कर रही है, उस पावर का वोल्टेज है कि ये जनरेटर कितना वोल्टेज जनरेट कर रही है। ये 230 वोल्टेज जनरेट कर रही है या फिर 440 वोल्टेज, वो वोल्टेज है E। अब ये फ्लक्स क्या है, फाई क्या है? आप ऐसा मान के चलिए कि जो जनरेटर है उस जनरेटर के अंदर 4 पोल हैं। कितने पोल? उसके इस जनरेटर के अंदर 4 पोल हैं। अगर हर पोल 2 वेबर का फ्लक्स, कितना? 2 वेबर का फ्लक्स जनरेट कर रहा है, तो 4 पोल मिला के कितने हो जाएंगे? 4 पोल मिला के 8 वेबर फ्लक्स हो जाएगा। कितना? 8 वेबर फ्लक्स। दोबारा सुनना, अगर जनरेटर के अंदर 4 पोल है, एक पोल 2 वेबर का फ्लक्स जनरेट कर रहा है, तो 4 पोल कितने वेबर का फ्लक्स जनरेट करेंगे? 8 वेबर का। वही फ्लक्स है ये फाई। अब ये जेड क्या है दोस्तों? जो हमारी जनरेटर है, जनरेटर में तो वाइंडिंग किया हुआ होगा आर्मेचर में, कितने टर्न घुमाया गया है उस वाइंडिंग में, वो टर्न की संख्या कौन बताएगा? तो वो जेड बताएगी। क्लियर है? एन क्या है? एन हो गया कि जो हमारी जनरेटर है, जो जनरेटर का शाफ्ट है जिसको हम रोटर कहते हैं, वो कितना स्पीड से घूम रहा है, वो कितने आरपीएम, 1 मिनट में 15,000 आरपीएम घूम रहा है या 1500 आरपीएम घूम रहा है या 3000 आरपीएम घूम रहा है, कैसे पता चलेगा? वो एन से पता चलेगा। क्लियर है? पी क्या है? वही बात आ गई कि अगर जनरेटर 4 पोल का है तो कैसे पता चलेगा कितने पोल का है? वो यहीं से पता चलेगा, वो P बताएगा। दोस्तों इसमें से A क्या है? A का मतलब होता है कि जो हमारे जनरेटर के आर्मेचर में वाइंडिंग लपेटी गई है, उस वाइंडिंग में करंट कितने रास्ते से होकर जा रहे हैं। देखिए एक मंजिल है, ये क्या है दोस्तों? मंजिल। यह हमारी कामयाबी है। क्लियर? समझिएगा, ये हमारी क्या है? कामयाबी है। यहां पे दोस्तों एक लड़का खड़ा है, यहां पे क्या है? ये एक लड़का खड़ा है। क्लियर? इसको इस मंजिल की तरफ जाने के लिए यहां से भी रास्ता मिल जाएगा, यहां से भी रास्ता मिल जाएगा, और ये चाहे तो यहां से भी जा सकता है। क्लियर? यानी कि इस मंजिल में जाने के लिए इसको कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। इसी प्रकार से ये ए बताता है कि आर्मेचर जो कंडक्टर है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग किया हुआ है, उस वाइंडिंग में करंट कितने रास्ते से जाएंगे, वो कौन बताता है? वो ए बताता है। और
60 क्या है, आप मान के चलिए कि रोटर हमारी घूम रही है 1 मिनट में 3000 आरपीएम। हमें पता कैसे चलेगा कि कितने वोल्टेज का जनरेशन हुआ? आप आंकड़ा मान के चलिए कि अगर 3000 1 मिनट में घूमता है तो 50 वोल्ट, ऐसा मान के चलना है कि 50 वोल्ट का वोल्टेज वो जनरेट कर देता है। सिंपल सी बात। अगर हम ये निकालना चाहें कि 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो वो दोस्तों वो यही है, वहीं से आता है 60, यानी कि 60 सेकेंड है। 60 क्या है? सेकेंड है, ये टाइम है, ये समय है। यानी कि जो जनरेटर है वो पावर तो डिलीवर कर रही है, लेकिन कोई अंदाजा होना चाहिए कि 1 सेकेंड में कितना पावर डिलीवर कर रही है, कितना पावर का उत्पादन कर रही है। तो दोस्तों वो यहीं से प्राप्त होगा, वो वैल्यू यहीं से निकल जाएगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा स्पीड को बढ़ाकर। ये देखिए हमसे पूछा गया है कि जनरेटर का पावर डिलीवर कर रही है जनरेटर, तो वोल्टेज को अधिक करना है। अधिक करने का सही तरीका क्या है? E बराबर E समानुपाते N। आप फ्लक्स को भूल जाइए, Z को भूल जाइए, P को भूल जाइए, 60 को भूल जाइए, A को भूल जाइए, केवल याद रखिए N को। N क्या है? गति। N किसके समानुपाती है? E के। E क्या है? वोल्टेज। अगर हम गति को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। यही कहा गया है कि वोल्टेज को अधिक करना है तो सही तरीका क्या होगा? अरे भैया गति को बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। जनरेटर अधिक से अधिक पावर जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? चलिए आगे समझ में आगे बढ़े। 128 नंबर का क्वेश्चन, ये 208 कहां से आ गया? चलिए नंबरिंग में मिस्टेक है। क्लियर? निम्नलिखित में से आम कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण कैसा होता है? दोस्तों यूपी आर्बिनल ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को माना था कि उच्च इनपुट प्रतिबाधा। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के गया होगा ना, वो समझो, अगर इसमें से अगर जो विद्यार्थी बी को भी सही किया होगा और डी को भी सही किया होगा तो इसमें दोनों ऑप्शन का नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। जो एम्पलीफायर कलेक्टर एम्पलीफायर होता है उसका आउटपुट जो प्रतिबाधा होता है वो कम होता है और इनपुट प्रतिबाधा अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन बी और डी सही है। लेकिन यूपी आर्बिनल ने इसको डी को ही सही माना था कि डी ऑप्शन सही है, तो इसका सही दोनों है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थिंग प्रणाली का भू प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? यानी कि यहां से दोस्तों ऑप्शन का हेरा फेरे हुआ है। क्लियर? किसी अर्थिंग प्रणाली का भू प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या हम उसके तरफ चले, उस ऑप्शन की तरफ चले कि क्या करना चाहिए? अगर उसके तरफ चले गए ना तो सारा दोस्तों ये जो सही आंसर है वो निकल के सामने आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला बात चारकोल डालना, बिल्कुल कोयला डाला जाता है ताकि प्रतिरोध कम हो सके। गड्ढे को गहरा करना, बिल्कुल सही बात है। गड्ढे की गहराई जितना अधिक करेंगे नमी उतनी अधिक मिलती जाएगी और नमी मिलने से रेजिस्टेंस कम होता है। नमी को कम करना, बिल्कुल गड्ढे को अधिक करेंगे तो नमी अपने आप आ जाएगी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा, आपस में सीरीज में जोड़ना है कि आपस में समांतर में? दोस्तों हम प्रतिरोध को कम कर रहे हैं, अगर प्रतिरोध को आप सीरीज में जोड़ते हैं, क्लियर, अगर आप रेजिस्टेंस को इस प्रकार से सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो सब जुड़ जाता है। लेकिन इसी को जब आप समांतर में जोड़ते हैं तो ये जुड़ने के बजाय क्या होता है, ये घटने लगता है। क्लियर? अगर इस प्रकार से आप इसको समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर में जोड़ने से रेजिस्टेंस कम होती है और सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। हमें तो कम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, समांतर में जोड़ेंगे। लेकिन हमसे पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। अरे भैया आपस में सीरीज में नहीं जोड़ना चाहिए कभी भी, नहीं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा और लीकेज करंट लीकेज ही नहीं हो पाएगी, अंडरग्राउंड हो ही नहीं पाएगी, फिर अर्थिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये है तो गलत, लेकिन फिर भी है सही। क्यों? क्वेश्चन के हिसाब से सही है, लेकिन ये बात गलत कही गई है। क्लियर? चलिए देखिएगा दोस्तों, इस क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 210, प्रेरणा इम्पीडेंस की इकाई माना जाता है। इम्पीडेंस बोले तो प्रतिबाधा, ये क्या होता है? प्रतिबाधा। अब देखिए दोस्तों, पहले पकड़ के चलिए साइमन का। साइमन किसकी इकाई है? तो ये है चालकता की। फैराड किसकी इकाई है? ये है आवेश की। अगर गलती से भी फैराडे लिख दे तो आप करना, ये कैपेसिटर की इकाई है। महो किसकी इकाई है? ये विशिष्ट चालकता की। किसकी? विशिष्ट चालकता की। इसके अलावा देखिएगा, ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, प्रतिबाधा की। हर्ट्ज किसकी इकाई है? फ्रीक्वेंसी की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ये क्लास आपको कितना सिखा के गई, इसका आप रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। चलिए।